जलवायु स्मार्ट कृषि यानी कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। इस विषय में हम समझेंगे जलवायु स्मार्ट कृषि और इसके महत्व, जलवायु स्मार्ट कृषि के 3 स्तंभों के बारे में और जलवायु स्मार्ट कृषि प्रथाओं के बारे में। जलवायु स्मार्ट कृषि यानी कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है, इसकी शुरुआत करने के लिए आइए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। दुनिया भर में 57 करोड़ खेतों में जलवायु परिवर्तन के खतरे का सामना करना पड़ रहा है और फिर भी हम कृषि यानी खेतीबाड़ी से अधिक मांग कर रहे हैं। हमारी बढ़ती जनसंख्या के लिए अधिक भोजन की मांग कर रहे हैं और यही नहीं, फूड चेन में काम करने वालों के लिए बेहतर आमदनी की मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये ना भूलिए कि सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज की देखभाल करना ये कोई आसान काम नहीं है। अब कृषि यानी खेतीबाड़ी क्षेत्र इस चुनौती का जवाब कैसे दे सकता है? इसका उत्तर जलवायु स्मार्ट कृषि है, यानी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का लक्ष्य है नए तरीके अपनाकर उसमें बढ़ोतरी करो। नए तरीकों से बढ़ोतरी 3 लक्ष्य पर निर्भर है। एक प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता, दूसरा अडेप्टेशन यानी कि अपने प्रैक्टिसेस को अपना बनाना और तीसरा रिडक्शन यानी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना। पहले वाली की बात करें यानी प्रोडक्टिविटी, ये खेतीबाड़ी की उत्पादकता और आमदनी बढ़ाने की स्थिरता पर ध्यान देता है। दूसरा समझे यानी अडेप्टेशन, ये रोजाना नए तरीकों को अपनाना और उसका आचरण करना, इसमें ध्यान देता है। और तीसरा है रिडक्शन, हमें ग्रीन हाउस एमिशन को कम करने के बारे में बताता है। हर प्रकार के और हर आकार के खेत जलवायु की अधिकता बन सकते हैं, जैसे कि टिकाऊ खेती के अभ्यास को पहचानना और बढ़ावा देना और अधिक प्रभावी ढंग से साधनों का उपयोग करके कम से ज्यादा उगा सकते हैं और ज्यादा विकास करने के लिए मार्केट बिल्ड करे, जहां किसान अपनी जरूरत के हिसाब से पहुंच सके और जो भी उत्पादन करते हैं उसका ज्यादा बेच सकते हैं। परिवर्तन हमारे फूड सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन यह भी हमारे लिए एक मौका है जिसके द्वारा हम नए संसाधन बना सकते हैं और अपना सकते हैं। कहने के लिए आसान है, लेकिन करना और भी ज्यादा मुश्किल। याद रखिए, हमें एकजुट होकर क्लाइमेट स्मार्टर होने का लक्ष्य रखना चाहिए। टेक्निकल पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस को सपोर्ट करना जो हमारे किसानों के लिए अधिकता में जरूरत है। आशा करते हैं कि आपने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में समझ लिया हो। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर किसी भी जलवायु परिवर्तन के तहत हमारे भोजन को हमेशा सुरक्षित रखने का एक तरीका है। इसे हम कैसे करेंगे? जी हाँ, कृषि में अच्छी प्रथाओं के माध्यम से। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के 3 स्तंभ क्या है, यानी कि 3 लक्ष्य क्या है? जैसे कि आपने वीडियो में देखा, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के 3 परस्पर लक्ष्य हैं: उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, अनुकूलन यानी अडेप्टेशन और कमी यानी कि ग्रीन हाउस गैस रिलीजेस की रिडक्शन। आइए हम प्रत्येक को अच्छी तरह से समझते हैं। पहला, उत्पादकता के बारे में बात करते हैं। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का उद्देश्य निरंतर आधार पर कृषि उत्पादकता में वृद्धि लाने के बारे में कहता है। पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव डाले बिना फसलों, पशुधन और मछली से आय होती है। दूसरा है अनुकूलन यानी अडेप्टेशन। इसका मतलब है कि यह किसानों को कुछ प्रथाओं में अडेप्ट होने का लक्ष्य रखता है, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में उनकी मदद करते हैं और इसीलिए हमारे भोजन को सुरक्षित रखते हैं हमेशा। तीसरा, कटौती के बारे में बात करता है यानी रिडक्शन। किस चीज की रिडक्शन? सही, जहां भी और जब भी संभव हो ग्रीन हाउस गैस रिलीज को कम करना और स्वस्थ वातावरण के लिए मिट्टी और पेड़ों का प्रबंधन करना। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और CSA यानी कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रथाओं के बारे में जाने, हम एक रिवीजन करते हैं। CSA के बारे में यानी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में आपने क्या समझा है? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के 3 स्तंभ यानी 3 लक्ष्य कौन से हैं? अब आइए CSA यानी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की प्रथाओं के बारे में जानें। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रथाओं में प्रमुख रूप से 4 चीजें शामिल है। पहला, फसल प्रबंधन, दूसरा पशुधन प्रबंधन, तीसरा मिट्टी और जल प्रबंधन
और चौथा, पेड़ों और फसलों का बढ़ना। आइए पहले हम बात करते हैं फसल प्रबंधन प्रथाओं की। फसल प्रबंधन मूल रूप से कृषि फसलों की वृद्धि, विकास और राजस्व में सुधार करता है। इसमें अभ्यास शामिल है जैसे कि फलियां के साथ अंतर संबंध, इंटरक्रॉपिंग विद लेग्यूम्स। फलियां मूल रूप से पौधे हैं। यह फसलों द्वारा नाइट्रोजन की जगह लेता है, मिट्टी के लिए एक कवर बनाता है और भारी बारिश और तेज हवाओं से बचाने की मदद करता है। इंटरक्रॉपिंग मतलब एक साथ दो या दो से अधिक फसल प्रजातियों की बढ़ती है बढ़ते मौसम के दौरान उसी क्षेत्र में। इसीलिए फलियां के साथ इंटरक्रॉपिंग उत्पादकता और दक्षता में मदद करता है। फसल प्रबंधन में एक और अभ्यास में शामिल है फसल रोटेशन। मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए भूमि के एक ही भूखंड पर एक क्रम में विभिन्न फसलों को लगाने का अभ्यास मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ावा देता है और कटी और खरपतवार के दबाव से लड़ता है। तीसरे अभ्यास में शामिल है नई फसल विविधताएं। यह बढ़ती किस्मों के बारे में बात करता है। यह स्ट्रेस टॉलरेंट क्रॉप वैरायटीज होते हैं जो छोटे धारक किसानों को निरंतर वृद्धि की अनुमति देता है और जलवायु की परवाह किए बगैर खाद्य सुरक्षा देता है। अगला है बेहतर भंडारण और प्रसंस्करण तकनीकी। इसका मतलब आमतौर पर खाद्य भंडारण प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बेहतर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज और घरेलू पोषण बनाए रखने के लिए बनाया जाता है। अंत में ग्रेट फसल विविधताएं के बारे में हम समझेंगे। किस्मों को बदलना और रोपण समय जो सूखे की अवधि में सूखे और गर्मी के तनाव में बचे रहने के लिए मदद करता है। उदाहरण के लिए सूबा चावल की किस्में भारत, बांग्लादेश, फिलीपींस, इंडोनेशिया, म्यांमार और नेपाल में ये जारी है, जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में बढ़ने और पानी के नीचे डूबने का सामना करने में सक्षम है 2 हफ्ते तक। अब तक हमने फसल प्रबंधन प्रथाओं के बारे में सीखा है। अब हम पशु प्रबंधन समझेंगे। पशुधन प्रबंधन में खेत जानवरों का प्रबंधन और खेती के काम का पर्यवेक्षण करना इसके बारे में बताता है। इसके प्रथाओं में शामिल है पहला, बेहतर फीडिंग रणनीतियाँ। स्थानीय खिला संसाधनों का उपयोग अर्थात प्राकृतिक और बोए गए खेतों से चारा और चारा का योजक, पूरक दक्षता के लिए पूरक आदि वे आमतौर पर सुधार करने के लिए बहुत प्रभावी तरीके हैं। दूसरा अभ्यास है घूर्णी चराई। घूर्णी चराई एक ऐसी प्रणाली है जहां एक बड़े चरागाह को छोटे एरिया में विभाजित किया जाता है। पशुधन को एक एरिया से दूसरे में ले जाने की अनुमति देता है सरलता से। इससे क्या होता है कि फॉरेज यानी पशुओं के चरने के लिए पौधे फिर से ग्रो करने का मौका देता है। घूर्णी चराई संरक्षण के कई लाभ प्रदान करती है। एक, यह मिट्टी को हटाने के जोखिम को कम कर सकता है, मिट्टी को स्थिर कर सकता है, साथ ही साथ वनस्पति कवर जो हवा और पानी से मिट्टी की रक्षा कर सकता है। अगले अभ्यास में शामिल है चारा फसलें। चारा भी एक फसल या पौधा है जिसमें विभिन्न विविधताएं होती हैं और जो थोड़े से जलवायु परिवर्तन प्रभाव से लड़ने में क्षमता रखती है। खेती योग्य अनाज चारा, फलियां, बारहमासी घास और ट्रेस के लिए अलग अलग की आवश्यकता होती है जलवायु की स्थिति। इस प्रकार इसमें विकास के साथ साथ गुणवत्ता वाले हरे चारे की पैदावार में काफी भिन्नता है। इसके अलावा पशु स्वास्थ्य के साथ साथ पशु उत्पादों की गुणवत्ता भी उसी के साथ प्रभावित होती है। चौथा अभ्यास है ग्रासलैंड बहाली और संरक्षण। ग्रासलैंड मिट्टी के क्षरण में कमी, मिट्टी और पानी की गुणवत्ता में सुधार सहित कई पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करते हैं और कुछ विशेष घास की प्रजातियों के लिए वन्यजीवियों के निवास स्थान में भी वृद्धि हुई है। अगला है खाद उपचार। खाद प्रबंधन, किस तरह खाद का भंडारण, उपचारण और उपयोग किया जाता है, कृषि उत्पादकता और पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। फसलों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार खाद वाणिज्यिक उर्वरक की आवश्यकता को कम करके उत्पादकता में सुधार कर सकता है। बेहतर पशुधन स्वास्थ्य। पशु स्वास्थ्य में सुधार करके पशुधन किसानों के लचीलेपन और बढ़ावा देना
खिला रणनीतियों, पशु स्वास्थ्य, प्रजनन, खाद्य और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार चाहिए। ये सारे बेहतर पशुधन स्वास्थ्य में आते हैं। अगला है पशुपालन में सुधार। परजीवियों और बीमारियों से जानवरों की रक्षा करें, स्वास्थ्य जीवन बनाए रखे, उनका बेहतर उपयोग करें, खाद्य भंडारण करना, मांस, दूध और काम के लिए सबसे अच्छे जानवर चुनना, ये सारी चीजें पशुपालन के सुधार में आती है। हम फसल प्रबंधन और पशुधन प्रबंधन प्रैक्टिसेस में काफी कुछ समझ गए हैं। आइए हम वीडियो को रोकते हैं और जल्दी से रिवीजन करते हैं। पहला, फसल प्रबंधन क्या है और इसके क्या लाभ है। दूसरा, पशुधन प्रबंधन प्रथाओं के तहत क्या आता है। अब आइए मिट्टी और जल प्रबंधन प्रैक्टिसेस पर समझते हैं। मिट्टी और जल प्रबंधन स्थानीय स्तर पर गतिविधियां हैं जो भूमि के उत्पादक क्षमता को बनाए रखती है या बढ़ाती है। ये हासिल होता है मिट्टी अपरदन को रोकने या घटाने से और पानी का संरक्षण से। इसमें अभ्यास जो शामिल है वो है पहला, संरक्षण कृषि। इसमें जरूरत है कम से कम जुताई यानी टिलेज और मिट्टी की गड़बड़ी करना, फसल अवशेषों और जीवित मल्च के साथ स्थायी मिट्टी का आवरण और फसल रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग। टिलेज यानी कि जुताई, मिट्टी की कृषि तैयारी जैसे खुदाई, सरगमी और पलटना। मल्च मतलब मिट्टी की नमी के संरक्षण, उर्वरता में सुधार और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए मिट्टी की सतह पर लागू सामग्री की परत। दूसरे प्रैक्टिस है कंटूर रोपिंग। वर्षा जल को संरक्षित करने और सतह के कटाव से मिट्टी के नुकसान को कम करने के लिए इसकी उठी हुई वक्र रेखाओं के बाद ढलान पर रोपण की खेती वर्षा जल से संरक्षित और सतह के क्षरण से मिट्टी के नुकसान को कम करने के लिए की जाती है। इसमें लाभ है ये कि पहाड़ी खेती से 50% तक मिट्टी के कटाव में कमी बेहतर पानी की गुणवत्ता को बढ़ावा देता है। अगला है टेरेसेस और बंड्स। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पहाड़ियों के ढलानों के आसपास चौड़े कदम काटे जाते हैं। यह ढलान के आकार को बदल देता है और पानी के लिए एक कैचमेंट प्रदान करते हैं। बंद कृषि में सबसे आम तकनीकें हैं जिनका उपयोग सतह के रन ऑफ को इकट्ठा करने, पानी के घुसपैठ को बढ़ाने के लिए किया जाता है और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किया जाता है। रोपण गड्ढे यानी प्लांटिंग पिट्स जल उपाय को रोकने के लिए वर्षा कटाई विधि के रूप में उपयोग किया जाता है और जिससे घुसपैठ में वृद्धि होती है और कटाव कम होता है। मूल रूप से पानी के अपवाह को रोकने के लिए 5 से 15 सेंटीमीटर की गहराई के साथ छेदों को 50 से 100 सेंटीमीटर एक दूसरे से अलग किया जाता है। पानी का भंडारण यानी वाटर स्टोरेज। नाम से ही इसका मतलब है पानी का भंडारण और पानी का कुशल उपयोग ताकि उत्पादन बढ़े और सामना करे वर्षा पैटर्न की अनियमितता। वैकल्पिक गीला और सुखाने। यह एक जल प्रबंधन तकनीक है जिसका उपयोग सिंचित यानी इरिगेटेड तराई यानी लोलैंड वाले चावल को विकसित करने के लिए किया जाता है। फसल क्षेत्र में निरंतर खड़े पानी को बनाए रखना यह नियंत्रण सिंचाई की एक वृद्धि है। गड्ढे और पुल यानी कि पिट्स एंड रिजेस। रोपण गड्ढों का उपयोग वर्षा जल संचयन विधि के रूप में किया जाता है ताकि जल अपवाह को रोका जा सके और जिससे घुसपैठ और बड़े कटाव कम करे। जिस एक रेत की दीवार बनाने की एक प्रक्रिया है जिस पर एक किसान अपने पेड़ लगाए, केवल उतना ही ऊंचा जितना आवश्यकता हो अपवाह से बचने से। अब लास्ट वाला जानते हैं बेहतर सिंचाई, दैट इज इम्प्रूव इरिगेशन। फसलों के उत्पादन में सहायता के लिए सिंचाई पानी की नियंत्रण मात्रा को लागू करने की कृत्रिम प्रक्रिया है। यह एक समय से समय और लचीली सिंचाई जल अनुप्रयोग का एक कार्य है। आखिरी अभ्यास जिसके बारे में हम जानने जा रहे हैं वो है बढ़ते पेड़ और फसल जिसे एग्रोफोरेस्ट्री कहा जाता है। यह गहन भूमि उपयोग प्रबंधन प्रणाली है
फसलों और या पशुधन के साथ पेड़ों और या झाड़ियों के संयोजन है। कई प्रकार की फसलों के साथ विभिन्न प्रकार के पेड़ों को विभिन्न प्रकार के पैटर्न में लगाया जाता है। कृषि वानिकी के अपरदन को नियंत्रित करने के लिए जहां भी आवश्यक हो वुडन बारहमासी के रोपण को शामिल किया जाता है। ये मिट्टी के संरक्षण के लिए पर्याप्त क्षमता रखते हैं और मिल्चिंग और छायांकन के संयोजन के माध्यम से क्षेत्रों में नमी रखते हैं। इसके अभ्यास में शामिल है बाउंड्री ट्री एंड हेजबुश, निकटवर्ती झाड़ियों की एक पंक्ति और कभी कभी पेड़ लगाएं और प्रशिक्षित करने के लिए एक बाधा के रूप में या एक क्षेत्र की सीमा को चिह्नित करने के लिए, जैसे कि पड़ोसी गुने के बीच। किसानों के लिए ये पशुधन के लिए आश्रय और छाया प्रदान कर सकता है, मिट्टी के कटाव को रोक सकता है और कृषि अपवाह को नदियों तक पहुंचने और प्रदूषण न होने से मदद करता है। खेतों पर नाइट्रोजन फिक्सिंग के पेड़ नाइट्रोजन को अक्सर पौधों की वृद्धि में पोषक तत्व को सीमित करने वाले कहा जाते हैं। सीधे शब्दों में कहे, जब नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं है तो पेड़ बढ़ना बंद हो जाता है। इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सिंग पेड़ों की खेती में मिट्टी का उर्वरता में सुधार और पोषक तत्वों के साइकिल को बहाल करने में कई भूमिकाएं हैं। अगला है मल्टीपर्पज ट्रीज, पेड़ की प्रजातियां जो फलन या रूप की एक से अधिक महत्वपूर्ण फसलें देने के लिए उगाई जाती है। इनमें मिट्टी संरक्षण, छाया, ईंधन, लकड़ी, फाइबर, चारा, भोजन या दवा शामिल हो सकते हैं। ट्री वुडलॉट्स एक वुडलॉट या जंगल का एक पार्सल है जो बायोमास और बायो एनर्जी उत्पादन के लिए वन उत्पादों के छोटे पैमाने पर उत्पादन में सक्षम है, जो उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ाते हैं। फलों के बाग एक पेड़ या झाड़ियों का रोपण है जो खाद्य उत्पादन के लिए बनाए जाते हैं। बागों में फल या नट पैदा करने वाले पेड़ होते हैं। अब इसी पे जल्दी से एक रिवीजन करते हैं। मिट्टी और जल प्रबंधन के तरीके क्या है? दूसरा, पेड़ और फसल उगाने के क्या फायदे हैं? याद रखिए, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हमें कैसे मदद करता है। एक, निरंतर आधार पर कृषि उत्पादकता और आय में वृद्धि। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के लचीलेपन को अपनाना और बनाना। तीसरा, ग्रीन हाउस गैस रिलीज को कम करना या हटाना। चलिए इस टॉपिक को समराइज करते हैं। हमने आज समझा कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है और उसकी महत्व क्या है। हमने ये भी समझा कि उसके 3 स्तंभों या लक्ष्य क्या है, और हमने ये भी देखा कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के क्या क्या प्रैक्टिसेस होते हैं। थैंक यू और हैप्पी लर्निंग।